हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लखन दायमा आपको एमपीजीके पढ़ाऊंगा। हम जिस एमपीजीके को पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, उसकी दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में ये कम से कम आपके 150 से 200 नंबर का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम हमारे भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास भी आपको पढ़ना है। फिर हम हमारे भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ना है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हमारे भारत की राज्य व्यवस्था, तो हमको हमारे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है। हम पढ़ते हैं हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, तो हमको हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है। तो मैं आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हल करवाऊँगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर करवाऊंगा। हम यहां पर जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें से एक भी क्वेश्चन एमपीजीके का आप बाहर नहीं जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि मान लो मैंने पढ़ाया और बीच में आपने वीडियो नहीं देख पाया और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप बाद में ये मत कहना कि हमने एमपीजीके पढ़ा था और हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना। अगर आपसे एमपीजीके क्वेश्चन नहीं बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरे वीडियो को ठीक से नहीं देखा। चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो हम इसमें शुरू करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में कि हमारे मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का मतलब यह हो जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश को कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पर्वतीय भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बांटा गया है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, यह हमारे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में या प्राकृतिक भाग में हम पढ़ते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम गिलबर्ट महोदय की डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि गिलबर्ट महोदय कहते हैं कि जब कोई भी भूगोलवेत्ता अगर उसका अध्ययन करता है तो उसको उसके विषय का बहुत ही गहन ज्ञान होना जरूरी है, उसको बहुत ही गहन अध्ययन करना जरूरी है। तो ध्यान रखें, ये गिलबर्ट महोदय की परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें बताया इन्होंने कि भूगोलवेत्ता को इस प्रदेश कि भौतिक भूगोल की गहन समझ होना चाहिए जिसका वह अध्ययन कर रहा है, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को किसी विषय का गहन ज्ञान नहीं होगा, गहन अध्ययन नहीं करेगा, तब तक वो उस पर लेख नहीं लिख सकता। तो ये इन्होंने ऐसी परिभाषा बताई है। अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि हम मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन में पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में हमारे मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो उत्तरी अक्षांशी स्थिति होती है या उत्तरी अक्षांशी सीमा शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है? 21 डिग्री 6 मिनट से, जो कहाँ जाकर समाप्त होती है? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में यह हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति समाप्त होती है। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश की पूर्वी देशांतर की स्थिति क्या है? तो पूर्वी देशांतर की स्थिति है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 308,252 किलोमीटर स्क्वायर, और यही हमारे भारत का कितना परसेंट है? तो ये हमारे भारत का 9.38% है। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है ये हमारे भारत का कितना परसेंट है? तो ये हमारे भारत का 9.38% है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखें आप। इसके बाद में फिर हमारा मध्य प्रदेश कितने राज्यों को छूता है? तो हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को छूता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं, तो पश्चिमी सीमाएं कौन सी है? गुजरात, और पूर्वी सीमाएं किससे मिलती है? तो ये मैकाल और कैमूर,
ये पर्वत श्रेणियों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमाएं निर्धारित होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं किससे मिलती है, तो आपको गुजरात ध्यान रखना है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो मैकाल और कैमूर की श्रेणियों के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है भूवैज्ञानिक संरचना। अब किसकी भूवैज्ञानिक संरचना हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को कुछ भागों में बांटा गया है। तो इससे पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, वो क्या है? तो पहला ये है कि हमारा मध्य प्रदेश किसका एक भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। अब ये प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है कि वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा मध्य प्रदेश तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ नहीं है। तो पॉइंट को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश किसका एक भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा भारत क्या है, तो हमारा भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, तो तीनों तरफ से हमारा भारत घिरा हुआ है जल से। तो इसलिए भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और यही प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है हमारा मध्य प्रदेश। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश किसका एक भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि गोंडवाना लैंड क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड हमारा एक हिस्सा है महत्वपूर्ण भाग का। हमारा जो भारत है, तो भारत भी किसका एक भाग है? गोंडवाना लैंड का। और जब भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, तो फिर हमारा मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि हमारे एक भूगोलवेत्ता थे, वेगनर का नाम सुना होगा आपने। तो जो प्रोफेसर वेगनर थे, उन्होंने बताया था कि बहुत वर्षों के पहले की बात है, कई वर्षों पहले की बात है, कि आज हम जो 7 महाद्वीप देख रहे हैं, ये 7 महाद्वीप पहले नहीं थे। पहले सिर्फ स्थलीय भाग था और जलीय भाग था। अब जो स्थलीय भाग था, ये अचानक 2 भागों में टूटा, और टूटने से एक भाग ऊपर चला गया और एक भाग नीचे आ जाता है। तो जो भाग ऊपर गया था उसका नाम दिया गया लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, और जो भाग नीचे टूटकर आया था उसका नाम हुआ गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत और हमारा मध्य प्रदेश ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये हमारी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश किसका एक भाग है? तो ये मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से या भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है। तो 7 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ संरचना पाई जाती है। जैसे पहले संरचना है आद्य महाकल्प संरचना, दूसरी है आर्य समूह की संरचना, तीसरी है गोंडवाना सेल समूह की संरचना, इसके बाद फिर ये तृतीयक सेल समूह संरचना, इसके बाद फिर धारवाड़ सेल समूह संरचना, और फिर पुराना सेल समूह संरचना, और क्रिटेशियस कल्प समूह संरचना। तो ये 7 प्रकार की संरचनाएं हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है भूवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर। आइए हम इनको सबको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की संरचना पाई जाती है? 7 प्रकार की। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारा मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर कितने समूह में डिवाइडेड है, तो ये 7 समूह में डिवाइड है। तो 7 समूह के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसी को हमने एक डायग्राम के आधार पर इसको स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोंडवाना हिस्सा है, ये गोंडवाना हिस्सा है। इसके बाद यहीं पर अपन देखते हैं ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसके बाद फिर यहीं पर आप देख रहे हैं ये धारवाड़ चिल्पी घाटी की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। फिर इसके बाद कडप्पा सेल समूह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर यहीं पर ये आर्कियन सेल समूह संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में ये बीजापुर कडप्पा सेल समूह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिर नीचे ये आर्कियन सेल समूह आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर ऐसे यहाँ पर ये धारवाड़ सेल समूह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की जो संरचना हुई है वह कितने समूह में हुई है, तो 7 सेल समूह से हमारे मध्य प्रदेश की संरचना हुई है। चलिए आगे इसको हम स्टार्ट करते हैं। आगे है आद्य महाकल्प।
अब जो आद्य महाकल्प है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे विश्व में पृथ्वी की संरचना होती है, तो जब पृथ्वी की संरचना होती है तो उस समय जो सबसे पुराना काल था उसको नाम दिया गया है आद्य महाकल्प। और ये आद्य महाकल्प की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई गई है, इसलिए हमको ये आद्य महाकल्प के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं ये सबसे ज़्यादा कठोर चट्टानें थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल की सर्वाधिक कठोर चट्टानें हुए, तो ये सर्वाधिक कठोर चट्टानें किस काल की है? आद्य महाकल्प की कठोर चट्टान है, सबसे ज़्यादा कठोर है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में ये प्रारंभिक चट्टानें माना जाता है इनको, कौन सी चट्टानों को? आद्य महाकल्प की चट्टानों को। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए प्रारंभिक चट्टानें और कठोर चट्टानें कौन सी है, तो ये आद्य महाकल्प की चट्टानें प्रारंभिक चट्टानें और कठोर चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। जीवाश्म को इंग्लिश में कहता है फॉसिल। अब जीवाश्म का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवाश्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव धन अश्म। तो जीव मतलब तो जीव और अश्म मतलब पत्थर, मतलब कई वर्षों पहले जीवों की डेथ हुई थी और उन जीवों के अस्थि पंजर एक जगह इकट्ठे होने से वह चट्टान में परिवर्तित हो गए, जिसको हम कहते हैं जीवाश्म। तो ऐसे हमको यहाँ पर इस आद्य महाकल्प में ये जीवाश्म के अवशेष प्राप्त नहीं होते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आद्य महाकल्प में जीव के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो नहीं होते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर इसी में हम देखते हैं कि ऐसे चट्टानें, आद्य महाकल्प की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो आद्य महाकल्प की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिनको हम बुंदेलखंड नीस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि जो बुंदेलखंड नीस है या बुंदेलखंड की चट्टानें हैं, बताइए ये किस काल की चट्टानें हैं? तो आपको बताना है आद्य महाकल्प की चट्टानें, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है धारवाड़ समूह की चट्टानें। अब ये जो धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण किसके अपरदन से हुआ है? तो आद्य महाकल्प की चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जो आद्य महाकल्प के बारे में हमने पढ़ा है, उन्हीं चट्टानों का अपरदन हुआ। अपरदन को इंग्लिश में कहते हैं इरोजन। अब अपरदन का मतलब आप लोग समझते हैं। अपरदन का मतलब होता है कि जब चट्टानें टूट फूट कर एक जगह से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह जाती है, तो इस क्रिया को अपन कहते हैं अपरदन। मतलब जो या तो उड़कर जाती है चाहे बहकर जाती हो, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपरदन। तो ऐसे हम देखते हैं कि आद्य महाकल्प की जो चट्टानें थी, इनका अपरदन हुआ और उनके अपरदन से इन धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके कारण परिवर्तन होता है इसका? तो ताप और दाब, इसके कारण इनका परिवर्तन हुआ है, इनके रूप में परिवर्तन हुआ है। इस कारण से हम इनको कायांतरित चट्टानों के नाम से भी जानते हैं या रूपांतरित चट्टानें भी इनको हम कहते हैं। तो ऐसे चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो ऐसे चट्टानें हम देखते हैं जैसे फाइलाइट है, सिस्ट है। ये चट्टानें हैं जो आद्य महाकल्प के अपरदन से बनी है। इसके बाद में स्लेट है। तो इनका तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, फाइलाइट, सिस्ट और स्लेट। ये इस प्रकार की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो किस प्रकार की चट्टानें हैं? धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो फाइलाइट और सिस्ट तथा स्लेट चट्टानें पाई जाती है, ये बताइए ये किस समूह की चट्टानें हैं? तो धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में प्राचीन चट्टानों के अपरदन से बनने के कारण इनमें जीवाश्म यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये भी किससे हुआ? आद्य महाकल्प की चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। तो इनमें कोई भी जीव के अस्म मतलब कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते, कोई जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला है जबलपुर। तो जबलपुर में कौन कौन से चट्टानें हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर डोलोमाइट है, चूना पत्थर मिलता है, या संगमरमर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चूना पत्थर हो, डोलोमाइट हो, संगमरमर हो, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण अपरदन से हुआ है। इसके बाद फिर छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में कौन सी चट्टान हमको मिलती है? मैग्नीज। इसके बाद बालाघाट में किस प्रकार की चट्टानें हमको मिलती है? स्लेट और फाइलाइट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला समूह आता है आर्य समूह। अब ये जो आर्य समूह है तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्बोनिफेरस से लेकर अत्यंत नया युग जब आया था उसको हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, जो आर्य समूह है तो आर्य समूह के अंतर्गत हमने कब से कब तक के समय को शामिल किया है, तो हमने इसको अपर कार्बोनिफेरस से लेकर जो नया युग था उस समय के काल को हमने इसमें शामिल किया है। अब इस समय क्या क्या हुआ, तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में और अपने भारत में और विश्व के कई क्षेत्रों में क्या होने लगा, खिंचाव होने लगा। अब जब खिंचाव होने लगा तो इसके कारण बीच बीच में दरारें बनने लगी। वो दरारें बनने के बाद में ही सकरा लंबा भूभाग इनके सहारे से नीचे धंस जाता है। मतलब इसमें क्या हुआ था कि जो पहले हमारे मध्य प्रदेश में स्थलीय भाग था इसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण यह टूटकर नीचे धंस जाता है, जिसके कारण से क्या हुआ था कि हमारे मध्य प्रदेश में मीठे जल की झीलों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम किसका है, ये झीलों का है ये। ठीक है, तो ऐसी झीलों का निर्माण हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में मीठे जल की झीलों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है अपर कार्बोनिफेरस से लेकर नए युग तक इस समय हमारे मध्य प्रदेश में कुछ झीलों का निर्माण हुआ है। जो झीलें कैसी थी, ये मीठे पानी की झील थी। मीठा पानी का मतलब होता है फ्रेश वाटर, जिसको हम पी सकते हैं। इसके बाद फिर बाद में ही अपन देखते हैं कि इन झीलों में कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं जिनसे गोंडवाना सेल समूह इन चट्टानों का निर्माण हो जाता है और इन्हीं चट्टानों से आर्य समूह की चट्टानों का फिर निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जिन चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनके निर्माण में हम देख रहे हैं कि पहले तो क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ। खिंचाव उत्पन्न होने के बाद में ये सकरा भाग इसका नीचे धंस जाता है। नीचे भाग धंसने के बाद में इसमें झीलों का निर्माण हुआ है और फिर इन्हीं झीलों में क्या हुआ, निक्षेपण होने लगे। मतलब इसमें बहुत सारे पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगे और जमा होने के बाद फिर इनमें यहाँ की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये किस काल में ऐसा हुआ था, ये अपर कार्बोनिफेरस में ऐसा हुआ था। अपर कार्बोनिफेरस से लेकर अत्यंत नूतन युग तक ये ऐसी प्रक्रिया चली थी। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ऐसे चट्टानों को क्या नाम दिया गया है, आर्य समूह की चट्टानें। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए आर्य समूह की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश के भाग में या मध्य प्रदेश के जितने भी स्थलीय भाग था इसमें क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ। खिंचाव उत्पन्न होने के बाद में दरारें हुई और सकरा भाग नीचे धंस जाता है, उससे झीलों का निर्माण होता है और झीलों में फिर पदार्थ जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में ये चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है पुराना सेल समूह। ठीक है, अब पुराना सेल समूह क्या है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण निक्षेपण से हुआ है। ध्यान रखना, निक्षेपण से पुराना सेल समूह का निर्माण हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि जो पुराना सेल समूह है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निक्षेपण से। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा होना। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल समूह का निर्माण होता है निक्षेपण से। मतलब जो चट्टानें थी, पदार्थ थी, वो धीरे धीरे जमा होने लगे और जमा होने से यहाँ पर चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इसको नाम दिया गया पुराना सेल समूह। ठीक है, अब जो पुराना सेल समूह है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको दो भाग में हम बांटते हैं। पहला हो जाता है कडप्पा सेल समूह, दूसरा होता है विंध्यन सेल समूह। ऐसा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको ऐसा फैक्ट इसमें बताऊंगा जो आपसे एमपीपीएससी में कभी न कभी पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो पहला इसमें शुरू करते हैं हम कडप्पा सेल समूह। अब ये जो कडप्पा सेल समूह है ये विंध्यन की अपेक्षा प्राचीन है। मतलब ये हुआ कि हमने पुराना सेल समूह को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, कडप्पा सेल समूह और विंध्यन सेल समूह। तो ये जो कडप्पा सेल समूह है ये किससे पहले बना है, तो विंध्यन सेल समूह के पहले इसका निर्माण हुआ है। फिर इसमें अपन देखते हैं कि ये भी किसका एक महत्वपूर्ण भाग है, तो ये कायांतरी चट्टानों का ही भाग है। तो कायांतरी चट्टानें कहें या रूपांतरी चट्टानें कहें, और इंग्लिश में हम इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और इसका महत्वपूर्ण भाग या इसका इम्पोर्टेंट पार्ट किधर आता है या ज़्यादा इसका मुख्य भाग किधर पाया जाता है, तो इसका जो मेन पार्ट होता है वह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है ये, तो हमारे मध्य प्रदेश में बीजावर रीवा क्षेत्र, इसके बाद पन्ना और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तो निचली कडप्पा होती है, और जो कडप्पा सेल समूह है इसको भी दो भाग में बांट देते हैं, ऊपरी कडप्पा सेल समूह और निचली कडप्पा सेल समूह। तो जो निचली कडप्पा सेल समूह होगा, इसी में हम देखते हैं कि हमको हीरा प्राप्त होता है, और ये हीरा कौन सी श्रेणी में मिलता है हमें, तो ये हीरा हमें बीजावर श्रेणी में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हीरा किस श्रेणी में पाया जाता है, तो ये निचली कडप्पा की बीजापुर श्रेणी में पाया जाता है हीरा। और हीरा हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है, पन्ना जिले में, जो आपको यहाँ पर हमने अभी बताया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है विंध्यन सेल समूह। अब जो विंध्यन सेल समूह है तो ये किसके बाद की रचना है, तो ये कडप्पा सेल समूह के बाद की रचना है। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई लगभग 4200 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो विंध्यन सेल समूह है इसकी लगभग मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई लगभग 4200 मीटर है, 4200 मीटर इसकी मोटाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो जलज प्रकार की चट्टानें होती हैं। अब जलज का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है जलज का मतलब होता है जो जल में जन्म लेता है। तो जल में जन्म लेने वाला, जैसे कमल, तो कमल के फूल की जैसे आकृति होती है, उस आकृति की चट्टानें ये विंध्यन सेल समूह की चट्टानें होती हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विंध्यन सेल समूह है वह किस प्रकार की चट्टानें हैं, जलज मतलब कमल के आकार के, गुलाब के आकार के, या और अन्य किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है, जलज प्रकार की चट्टानें हैं। इसके बाद में इसमें अपन देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इन चट्टानों का विस्तार सोन के उत्तर पश्चिम, मतलब जो हमारी सोन नदी है, सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चंबल, और चंबल का जो हमारा पश्चिमी भाग है राजस्थान, वहाँ तक यह विंध्यन सेल समूह विस्तृत है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में इस विंध्यन सेल समूह को भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है पहला हो जाता है लोअर विंध्यन सेल समूह, और दूसरा होता है अपर विंध्यन सेल समूह। ये दो भागों में इसको बांटा गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं लोअर विंध्यन। तो अभी हमने देखा है जो विंध्यन सेल समूह है उसे कितने भागों में बांटा गया है, उसको दो भागों में बांटा है हमने। तो दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन, ठीक है। अब जो लोअर विंध्यन है, तो लोअर विंध्यन ये किधर आता है, तो ये हम देखते हैं कि नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक, जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये लोअर विंध्यन श्रेणी फैली हुई है, या यह लोअर विंध्यन सेल समूह फैला हुआ है। फिर सोन घाटी तथा भीमा घाटी में भी इसका विस्तार मिलता है। अब सोन घाटी तो सब लोग जानते हैं, भीमा घाटी उसका निचला क्षेत्र होता है, तो वहाँ तक यह विंध्यन सेल समूह फैला हुआ है। और सोन घाटी में ये चट्टानें कितनी हैं, तो 914 मीटर मोटी परत है इसकी। इसके बाद में इसमें क्या क्या मिलता है हमको, तो इसमें हमको चूने का पत्थर मिलता है। इसके बाद में सेल और बालू का पत्थर, ये हमको इस सेल समूह में मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो लोअर विंध्यन सेल समूह होती है इस चट्टान की मोटाई कितनी होती है, तो इसकी मोटाई आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अपर विंध्यन सेल समूह। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, देखो नाम से स्पष्ट है, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। तो अभी हमने इसकी जो बात की थी ये लोअर विंध्यन की बात की थी। विंध्यन जो श्रेणी होती है हमारी, तो विंध्यन सेल समूह का जो निचला हिस्सा है वो लोअर विंध्यन, और जो विंध्यन सेल समूह का ऊपरी हिस्सा है उसका नाम है अपर विंध्यन सेल समूह। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अपर विंध्यन सेल समूह। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार नर्मदा के उत्तर में कैमूर, रीवा, भांडे श्रेणी, इसके रूप में इसका विस्तार है। आ रहा समझो सबको। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अपर विंध्यन सेल समूह है इसका विस्तार किस रूप में है, तो इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में कैमूर, रीवा और भांडे श्रेणी,
ये इस रूप में इसका विस्तार है अपर विंध्यन सेल समूह का। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इसी में हमको इमारती पत्थर बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किस सेल समूह में इमारती पत्थर पाए जाते हैं। तो इमारती पत्थर ये अपर विंध्यन सेल समूह में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना सेल समूह। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें गोंडवाना सेल समूह का वर्णन किया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो वैगनर थे हमारे भूगोलवेत्ता, तो वैज्ञानिक थे, काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बताया था कि जो स्थलीय भाग था वो दो भागों में टूटता है। तो आंतरिक हलचल के कारण ये दो भागों में जब टूटता है तो एक भाग टूटकर ऊपर चला गया था और एक भाग नीचे आ जाता है। तो जो भाग टूटकर ऊपर गया था उसका नाम दिया गया था लॉरेंसिया, और जो टूटकर नीचे आया था उसका नाम हुआ था गोंडवाना। तो हमारा भारत और हमारा मध्य प्रदेश इसी गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो जो गोंडवाना सेल समूह है, तो गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं वो आप देखिए ज़रा। तो इस समूह की चट्टानें कौन से समूह की, ये गोंडवाना सेल समूह की। तो जो गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो ये सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार में इस प्रकार की चट्टानें हमें मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा तथा बघेलखंड पठार में ये चट्टानें हमें मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके किनारे कैसे हैं, तो इसके किनारे सब टूटे हुए अवस्था में हैं। इसके बाद में इसी को अपन देखते हैं कि तीन भागों में बांटते हैं गोंडवाना सेल समूह को। तो तीन भाग कौन कौन से हो जाते हैं। तो इसका पहला भाग होता है लोअर गोंडवाना सेल समूह, दूसरा हो जाता है मध्य गोंडवाना सेल समूह, इसके बाद फिर तीसरा होता है अपर गोंडवाना सेल समूह। तो ये इस प्रकार से इसको तीन भागों में बांटा गया है। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है लोअर गोंडवाना सेल समूह। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि जो गोंडवाना सेल समूह है उसे कितने भागों में बांटा गया है, उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भाग में पहला भाग कौन सा हो जाता है, लोअर गोंडवाना सेल समूह। ठीक है। अब इस सेल समूह को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, तालचीर के नाम से भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो लोअर गोंडवाना है उसको एक और किस नाम से जाना जाता है। तो उसका दूसरा नाम क्या है, तालचीर गोंडवाना सेल समूह। ये भी इसे नाम दिया गया है, तो इसे ध्यान रखना। तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से सोन, महानदी घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्रों में यह सेल समूह हमें प्राप्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो लोअर गोंडवाना सेल समूह है ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यह सेल समूह हमें सोन नदी हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से, और महानदी ये हालांकि उधर चली जाती है छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद सतपुड़ा क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में ये लोअर गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। इसके बाद में जो हमारी पेंच घाटी है, अब पेंच घाटी किधर है, तो हमारे सिवनी बालाघाट वाले क्षेत्र में पेंच घाटी और मोहपानी, यहाँ पर ये क्षेत्र किसका है, तो ये क्षेत्र लोअर गोंडवाना सेल समूह का है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वह गोंडवाना सेल समूह का कौन सा भाग है। तो ये लोअर गोंडवाना का भाग है, इसको ध्यान रखें आप। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है मध्य गोंडवाना सेल समूह। और जो मध्य गोंडवाना सेल समूह है तो इसका विकास सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्य गोंडवाना क्षेत्र है या मध्य गोंडवाना सेल समूह है इसका मुख्य रूप से विकास किधर हुआ है, तो ये सतपुड़ा क्षेत्र में इसका विशेषकर विकास हुआ है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सतपुड़ा क्षेत्र में इसमें 4 स्तर हैं। तो 4 स्तर कौन कौन से हैं, पंचेत, पंचमढ़ी, देनवा और बागरा। इस समूह की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये 4 क्षेत्र हैं। इसके बाद में पचमढ़ी में बहुत मोटी परत है बालू पत्थर की। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्य गोंडवाना सेल समूह है उसमें सर्वाधिक मोटी परत किसकी है, तो सर्वाधिक मोटी परत ये बालू पत्थर की मिलती है। और ये कहाँ पर है, तो ये पंचमढ़ी क्षेत्र में। और ये पंचमढ़ी क्षेत्र किस में आता है, अपने होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद जिले में ही हमारी ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप। इसके बाद में अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पचमढ़ी क्षेत्र में जो बालू पत्थर की परत मिलती है इसी में किसकी मात्रा है, लोहे की अधिकता। तो इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कैसा है, इसका रंग लाल है।
तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे मिट्टी होती है तो मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे की अधिकता के कारण। तो ऐसे ही ठीक हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बालू का पत्थर हमें मिलता है तो इसका रंग कैसा मिलता है? लाल मिलता है। तो इसका रंग लाल किस कारण से है? तो लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है अपर गोंडवाना सेल समूह। तो जो अपर गोंडवाना सेल समूह है तो इसमें हम देखते हैं कि ये किसका किसका क्षेत्र है? तो ये सतपुड़ा और बघेलखंड, ये दोनों क्षेत्रों में ये अपर गोंडवाना हमको मिलता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सतपुड़ा और बघेलखंड दोनों में गोंडवाना सेल समूह का कौन सा भाग मिलता है? तो ये अपर गोंडवाना सेल समूह का भाग हमको मिलता है सतपुड़ा में भी और बघेलखंड क्षेत्र में भी, ये दोनों में मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है? हमें बालू का पत्थर प्राप्त होता है और सेल मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पर कोयले की परत और वानस्पतिक पदार्थ और चूने के पत्थर की परतें हमको इस अपर गोंडवाना सेल समूह में प्राप्त होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसकी किसकी परत हमें मिलती है? तो हमें यहाँ पर कोयले की परत मिलती है, वानस्पतिक पदार्थों की परत मिलती है और चूने के पत्थर की परत मिलती है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अपर गोंडवाना सेल समूह से हमको प्राप्त होती है। इसके बाद में सतपुड़ा क्षेत्र में इसे हम चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से हम जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपर गोंडवाना सेल समूह है उसको किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको सतपुड़ा क्षेत्र में हम चौगान कहते हैं और जबलपुर स्तर के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है क्रिटेशियस काल। ठीक है, अब जो क्रिटेशियस काल है तो इस काल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इस काल के साक्ष्य हमें नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में जो क्रिटेशियस काल है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे मध्य प्रदेश में? तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र से हमें क्रिटेशियस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबूत प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी घाटी में अपन देखते हैं कि ऐश्वर्य के निक्षेपण से सेल्स बने हुए समूह हमको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि इसी नर्मदा घाटी में ऐश्वर्य के निक्षेपण से बने हुए सेल समूह हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब यह हुआ कि जो नर्मदा घाटी है तो नर्मदा घाटी क्षेत्र किस प्रकार का है? ये निचला क्षेत्र है और ये ऐश्वर्य का निर्माण करता है कहाँ पर? उसके मुहाने पर। अब ऐश्वर्य क्या है? तो ऐश्वर्य गहरे खड्ड के रूप में होता है जिसको हम ऐश्वर्य कहते हैं। तो इनके निक्षेपण से जिस सेल समूह का निर्माण हुआ है उसको नाम दिया गया क्रिटेशियस काल सेल समूह। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, बाघ श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा घाटी में या नर्मदा घाटी क्षेत्र में ऐश्वर्य के निक्षेपण से जिन सेल समूह का निर्माण हुआ है उसको एक और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम बाघ श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इन्हीं के निक्षेपण से अपन देखते हैं कि यहीं पर अपन देखते हैं कि नए निक्षेपण का निर्माण हुआ है। तो जो नए निक्षेपण के जमाव से चट्टानों का सेलों का निर्माण हुआ है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लमेटा श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मतलब जिस निक्षेपण से नई चट्टानों का निर्माण हुआ है, नई सेल समूह का निर्माण हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लमेटा श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है? तो इसमें हमें सिलिका से मिश्रित चूना पत्थर, मिट्टी मिश्रित बालू का पत्थर, ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ जीवाश्मों का अवशेष पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे मध्य प्रदेश के किस सेल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये जो क्रिटेशियस काल की चट्टानें हैं, इस क्रिटेशियस काल के जितने भी सेल समूह हैं यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर लास्ट आता है तृतीयक सेल समूह। ठीक है, तो तृतीयक सेल समूह इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो गोंडवाना महाद्वीप था ये टूटकर कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये कई छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और टूटने के बाद में इसमें इसका जो बीच का भाग था वो किस में डूब गया? सागर में डूब जाता है। और इसी पर अपन देखते हैं कि दक्कन का पठार आकर मिल गया। इसके बाद में इसी सागर में अपन देखते हैं कि जो टेथी सागर था तो टेथी सागर फिर ऐसे ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद में उसके जितने भी निक्षेपण था वो आके धीरे धीरे नीचे जमा हुआ और उसी के जमा होने से एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं। और इसी का एक भाग है हमारा
मध्य प्रदेश, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वो इसी का एक भाग है। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है क्या? तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये तृतीयक सेल समूह भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्लियर है या इसको एक बार और समझाऊँ? देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें अपन देखते हैं कि तृतीयक सेल समूह है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो गोंडवाना महाद्वीप है ये टूटकर कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। अब कई छोटे छोटे भागों में टूटने के बाद में इसका एक भाग सागर में डूब जाता है। फिर इसी पर अपन देखते हैं कि जो भाग इसका डूबा हुआ था तो यहीं पर दक्कन का पठार आकर इससे मिल गया। अब जो टेथी सागर था, तो टेथी सागर में अपन देखते हैं कि इस पर निक्षेपण जमा होने के कारण धीरे धीरे इसका कुछ भाग ऐसे ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद में इसका जितना भी मटेरियल था वो इससे नीचे बहता है। तो बहने से इसमें विशाल क्षेत्र का निर्माण हुआ, विशाल मैदान का निर्माण हुआ और टेथी सागर से जो भाग ऐसे ऊपर उठा था उससे एक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और इसी का जो दक्षिणी भाग है वो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के सेल समूह का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये तृतीयक सेल समूह भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर एमपी जीके से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।